सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी चार्ज है वो चार्ज क्या करता है, कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आए तो उस पर वो क्या करता है, फोर्स लगाता है, और वो जो फोर्स है वो कितना होता है, F इक्वल टू क्यू ई। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जब चार्ज अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसको अगर हमें बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं। तो जो उसको हमें बताना है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से उसको हम ड्रॉ करके बता सकते हैं। चलिए यहां पे देखिए कि हमें मालूम है कि अगर कोई चार्ज है वो है प्लस क्यू, सपोज अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां पे है, रेडियली आउटवर्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहां पे आप देखिए, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पे, रेडियली आउटवर्ड चार्ज है। अगर आप यहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और टेस्ट चार्ज वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो कहां पे जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। अगर हमने पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो चार्ज है वो कैसा है, प्लस क्यू है। ठीक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे आप दूर जाएंगे चार्ज से वैसे क्या होगी, वैसे कम होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप मैग्नेट के ज्यादा नजदीक होगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इफेक्ट करेगा और आप अट्रैक्ट होगे मैग्नेट की ओर। मेटल की कोई चीज होगी वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगी, लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाएंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर ड्रॉ किए है। अब यहाँ पे आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो चार्ज के सबसे नजदीक के जो एरो है उसको मैंने, उसका जो लेंथ है उसको मैंने कैसे दिया है, ज्यादा लंबा दूर है, लॉन्ग दूर है कंपेयर में अदर। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेंथ है वो कैसी है, ज्यादा है। यहाँ से जैसे जैसे हम यहाँ से क्यू चार्ज से दूर जा रहे हैं वहां पे देखिए लेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। लेंथ आगे जाके क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या समझा रहा है कि ये जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब जब आप चार्ज से, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये एरो निकाल देता हूं, यहाँ पे ये जो सभी एरो है अगर मैं इसको निकाल देता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा अगर ये जो एरो है इसको मैंने निकाल दिया और इसकी जगह अब मैं कंटिन्यू लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने ये कंटिन्यू लाइन कर दी, अब ये कंटिन्यू लाइन कर दी, अब ये कंटिन्यू लाइन कर दी, ये कंटिन्यू, यहां पे इसको कर दिया। चलिए देखिए, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैसे बताएंगे। पहले तो हम आसानी से बता सकते थे क्योंकि इसके बीच में हम एरो की लेंथ को देखकर बता सकते थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और भी कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब तो ये जो लाइन है वो कंटिन्यूअस हो गई, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे बताएंगे। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसको हम बताएंगे उसकी डेंसिटी ऑफ लाइन से। अब डेंसिटी ऑफ लाइन का मतलब क्या है, घनता। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखिए ये जो चार्ज है
यहाँ पे ये जो चार्ज है उसके नजदीक में जितनी भी लाइन है वो देखिए क्लोज क्लोज है। यहाँ पे ये देखिए ये क्लोज है एक दूसरे से। ये जो ये चार्ज के नजदीक का जो एरिया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी है, क्लोज है एक दूसरे से। अगर हम चार्ज से दूर जाए तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है वो कैसा है, बढ़ रहा है। तो अब हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, कहां पर क्लोज है और कहां पर उसका मैग्नीट्यूड कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। तो वो हम किससे बताएंगे, अब हम लेंथ ऑफ एरो से नहीं बताएंगे, बल्कि हम कहां से बताएंगे, उसका जो ये एरिया है यहाँ उसकी जो डेंसिटी है, यहाँ पे देखिए डेंसिटी कैसी है, स्ट्रांग है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे लाइन कैसी होगी, क्लोज क्लोज होगी एक दूसरे से। आप ये देखिए, ये डिस्टेंस देखिए, लाइन एक दूसरे से कैसी है, क्लोज क्लोज है। और आप ये डिस्टेंस देखिए, लाइन एक दूसरे से कैसी है, अवे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, तो अगर एरिया की बात की जाए, अगर कोई मेटालिक बॉल है या कोई चार्ज है, अगर उसके एरिया की बात की जाए, बराबर, उसका जो सरफेस एरिया है उसकी बात की जाए, तो उसका सरफेस एरिया क्या है, ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कम हो रहा है, और कैसा है, इनवर्सली स्क्वायर है। यहां पे देखिए एरिया, देखिए जब आप चार्ज से आर डिस्टेंस पर दूर जाएंगे यानी कि आर स्क्वायर, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, एरिया यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिंपली लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में बताया गया। तो अगर मुझे ये छोटी मार्बल है, यहाँ पे एक मेटल बॉल है, अगर उसको मुझे कवर करना है तो मुझे एक छोटा सा पेपर चाहिए। लेकिन अगर इस छोटी मार्बल से आर डिस्टेंस पर मुझे ये सारा एरिया कवर करना है तो मुझे जो पेपर चाहिए वो कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आर डिस्टेंस आगे जाएंगे एरिया कैसा हो रहा है, सरफेस एरिया कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक में कैसा है, स्ट्रांग है। अगर आर बढ़ेगा, अगर आप जैसे जैसे दूर जाओगे, अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, ओके। तो हमें एक बात ये पता चल गई कि अगर क्राउडेड लाइन है, जहां पे लाइन क्लोज क्लोज है, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पे ये जो लाइन है वो एक दूसरे से दूर दूर होगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। ओके, अब देखिए कोई एक इंसान है, मैन है, जिसने प्लस क्यू चार्ज के लिए इतनी लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा कोई है, उसने प्लस क्यू चार्ज के लिए इतनी लाइन ड्रॉ की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ऐसा नहीं होगा। ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई यहां पे ज्यादा फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा है, कोई यहां पे कम फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिलेटिव डेंसिटी पर। ठीक है, जो रिलेटिव डेंसिटी है लाइन की वो हमें देखनी है। क्लियर है, और एक बात आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो रहा है और जो एरिया है वो बढ़ रहा है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो कैसी रहेंगी, क्योंकि एरिया आगे बढ़ रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं इस फिगर को। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे ओरिजिन है और ओरिजिन पे कोई एक चार्ज रखा है Q, और Q कैसा है, पॉजिटिव है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, अब हम उसे एरो से बताएंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो मैंने यहाँ पे बताया है। एक्चुअली में ये जो फिगर है वो कैसी फिगर है, 3 डायमेंशन में है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ की है, एनसीईआरटी बुक में जो ड्रॉ की है वो कैसी है, 2 डायमेंशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से हम कुछ समझते हैं कि ये ओरिजिन पर Q चार्ज रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे एरिया रख दिए नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक आर नाम का एक एरिया है, उसको मैंने यहाँ पे रखा, और दूसरा एक एरिया रखा एफ नाम का। दोनों का जो एरिया है वो सेम है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आर में से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है वो देखिए, वो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन को कट कर रहा है, 1 2 3। यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है, 3 कट हो रही है। और सिमिलरली उतना ही एरिया है लेकिन उससे दूर रखा है, उससे यहाँ जो Q चार्ज है उससे दूर रखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है, सिर्फ 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होगी वहां पे कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ये रीजन कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्यू चार्ज से दूर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है वो कैसा हो रहा है, वीक हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर लाइन क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर लाइन एक दूसरे से दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्लास 11th के दो चैप्टर, पहला चैप्टर था उसमें हमने सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा था। प्लेन एंगल क्या था आपको पता है, प्लेन एंगल क्या था, ये जो आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अगर डेल्टा एल है, रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है तो क्या बोलते थे, जो एंगल है वो कितना है, आर्क अपॉन रेडियस। तो जो डेल्टा थीटा, सपोज ये जो एंगल है वो कितना है, डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा एल अपॉन आर था। ये हमने प्लेन एंगल के लिए पढ़ा था। अब सिमिलरली उसी तरह से सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम क्यों यूज करते हैं, सॉलिड एंगल को हम क्यों यूज करते हैं, सॉलिड एंगल को हमें अगर जो एंगल बताना है और वो एंगल किस में बताना है, 3 डायमेंशन में, तो हम सॉलिड एंगल यूज करते हैं। सॉलिड एंगल का आपको फॉर्मूला याद है, कुछ ऐसी फिगर आपने पढ़ी थी, यहाँ पे मैं मेरी जो फिगर है वो, इसको हम ओमेगा से, यहाँ पे मैं डेल्टा ओमेगा से ड्रॉ कर रहा हूँ और ये एरिया अगर डीए है, ठीक है, ये एरिया डीए है और ये आर है, तो जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डीए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी है, वो 3 डायमेंशन में है, तो हम ये किसका यूज करेंगे, सॉलिड एंगल का यूज करेंगे। चलिए, तो ये जो एंगल बना रहा है, आप ये देखिए, ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा। चलिए देखते हैं, अगर ठीक है, आप ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा, एनसीईआरटी में स्टार करके आपको नीचे ये दिया गया होगा फॉर्मूला। अब देखिए, मैंने यहां पे आपको आर रीजन और एस रीजन का बता दिया, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम है। और मैं अगर यहाँ पे दूसरा एक एरिया लेता हूं P1, यहाँ पे एक मैंने ये जो एरिया ड्रॉ किया है वो P1 है और वो है नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली यहाँ पे मैंने दूसरा एरिया लिया है P2, वो भी नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो P1 का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना डिस्टेंस है, R1, सो OP1 इज इक्वल टू R1। ये जो रेडियस है ये R1 है और यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है, R2 है। OP2 है वो कितनी है, R2 है। यहाँ पे हमें पता है कि जो एरिया छोटा हो या एरिया बड़ा हो, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन उसमें से पास होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पर देखिए, जितनी फील्ड लाइन यहाँ पे पास हो रही है उतनी ही फील्ड लाइन यहाँ पर से भी पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइन कैसी है, एक दूसरे के क्लोज है, जब यहाँ पे फील्ड लाइन कैसी है, एक दूसरे से दूर दूर है। चलिए, प्लेन एंगल का जो हमें फॉर्मूला मालूम है वो क्या है, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर मुझे इस P1 का एरिया ढूंढना है, अगर मुझे P1 का एरिया ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, अगर एरिया को लिखूं तो एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है। अब आप देखिए, P1 का अगर मुझे एरिया देखना है, P1 का एरिया देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ P1। एरिया ऑफ P1 क्या होगा, डेल्टा ओमेगा। दोनों के लिए ये जो सॉलिड एंगल है वो कितना है, P1 के लिए और P2 के लिए वो तो सेम है, तो डेल्टा ओमेगा और उसकी जो रेडियस है, P1 की जो रेडियस है वो कितनी है, P1 की रेडियस क्या है, डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे एरिया ऑफ P2 देखना है, एरिया ऑफ P2 देखना है, P2 का अगर मुझे एरिया देखना है तो क्या करूंगा, एरिया ऑफ P2 का क्या होगा, डेल्टा ओमेगा, जो सॉलिड एंगल है वो सेम रहेगा और जो रेडियस है, रेडियस कितनी है यहाँ पे, R2 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों के एरिया को पहले से यहाँ पे लिख डाला है। ये देखिए आप, एरिया ऑफ P1 क्या है, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, और एरिया ऑफ P2 क्या है, R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। जो बुक में है वहां पे जो एरिया है उसको डेल्टा एस से भी डिनोट किया गया है, आप वहां पे थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो कितनी है, सपोज हम उसे n से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं
नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज n। ये हमने एक एज्यूम कर लिया। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन n है तो इस P1 के एरिया कितना है, ये रहा। इस P1 के एरिया के यूनिट एरिया में से कितनी लाइन कट होगी, ठीक है। ये एरिया है, ये पूरा एरिया में से n नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है। तो मैंने क्या पूछा कि ये एक यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया का मतलब आप समझते होगे, ठीक है। यूनिट एरिया का मतलब क्या है, जिसकी लेंथ और जो ब्रेथ है वो कितनी होगी, 1 मीटर 1 मीटर। अगर ये यूनिट एरिया लूंगा तो उसमें से कितनी लाइन पास होगी, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दे दिया है। लेकिन अगर यूनिट एरिया में से कितनी लाइन पास होगी, वो अगर फॉर्मूला हमें लिखना है तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको बुक में नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि टोटल लाइन डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं P1 एरिया में से, यानी कि ये, अगर मैं P1 एरिया में से पास होने वाली, P1 एरिया का कौन सा एरिया, यूनिट एरिया। अगर P1 एरिया के यूनिट एरिया में से जो पास होने वाली लाइन है, अगर मैं उसको ढूंढना चाहूं तो वो कितनी होगी, टोटल लाइन कितनी है, टोटल लाइन है n, और P1 का एरिया कितना है, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर P2 के यूनिट एरिया में से, ये जो P2 वाला रीजन है उसके जो ये यूनिट एरिया है उसमें से अगर मुझे पास होने वाली लाइन चाहिए तो वो लाइन कितनी होगी, वो लाइन होगी टोटल लाइन कितनी है, n डिवाइडेड बाय एरिया। अब मैं एरिया किसका लूंगा, P2 का जो एरिया है वो क्या है, ये देखिए R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। अब आप P1 और P2 का ये जो फॉर्मूला है इसमें आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो n है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो डेल्टा ओमेगा है वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए n और डेल्टा ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या पता चला है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है यूनिट एरिया में से पास होने वाली, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन हो वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है 1/r स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी जो रिसर्च की थी वो फैराडे ने की थी। स्टार्टिंग में उन्होंने उस फील्ड लाइन को फोर्स लाइन बोला था, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उन्होंने वापस से रखा कि फील्ड लाइन की ही बात करेंगे, ठीक है। और जो ये फील्ड लाइन है इसको हम कर्व के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जो कर्व, जब भी आप कर्व दौरे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको एरो से रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए अब थोड़ी सी जो 3-4 फिगर है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये आपको पता चल गया होगा कि जो फील्ड लाइन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है 1/r स्क्वायर पे, ठीक है। फील्ड लाइन है वो 1/, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो वो डिपेंड किस पर कर रही है, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो अगर इफ चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कहां पर होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां पे होगी, इनवर्ड होगी, ये भी हमें मालूम है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और कहां पे एंड होगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर एंड होगी। सिमिलरली पॉजिटिव से निकलकर कहां जाएगी, नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव, यहां से कुछ इस तरफ जाएगी, कुछ इस तरफ जाएगी, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, और यहां पर अंदर आएगी, नेगेटिव चार्ज है तो क्या आएगी, अंदर आएगी, ठीक है। कुछ ऐसी फिगर होगी। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों प्लस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, वो मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए तो क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये भी आउटवर्ड में डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगी, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन, तो यहां से निकलेगी और यहां पे चली जाएगी, यहां से निकलेगी और यहां पे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सिमिलरली यहां से निकलकर यहां पर चली जाएगी, यहां से निकलकर यहां पर, ये प्लस क्यू है तो यहां पे कैसे बाहर की तरफ होगी, ठीक है। आप थोड़ा एनसीईआरटी की फिगर देख लीजिएगा, वहां पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पे मुझे समझाना था ये समझाना था कि अगर प्लस क्यू और दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो प्लस क्यू से निकलकर
माइनस क्यू में जाएगी, और दोनों प्लस है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे दोनों माइनस हो गए तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, और जो स्टेट बोर्ड में पूछी जाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कुछ खासियत है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट है वो आप देख लीजिए, मैं एनसीईआरटी से आपको बता देता हूं। वो 4 पॉइंट क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है कि अगर प्लस क्यू चार्ज है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से होगी, तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और वो कहां तक जाएगी, अगर सिंगल प्लस क्यू चार्ज है तो वो कहां तक जाएगी, वो जाएगी इंफिनिटी तक। ठीक है, अगर सिमिलरली, ये पहले था पॉइंट, सिमिलरली अगर माइनस क्यू चार्ज है तो जो, अगर सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज है और वो भी सिंगल चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कहां से आएगी, वो आएगी इंफिनिटी से, और कहां पे एंटर हो जाएगी, माइनस क्यू के अंदर एंटर हो जाएगी। ये आपका पहला पॉइंट था, ये दोनों। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो प्लस क्यू में से निकलकर कहां पे जा रही है, माइनस क्यू में जा रही है। ठीक है, ये हमने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ की है, प्लस क्यू से निकलकर कहां पे जा रही है, माइनस क्यू में जा रही है। ठीक है, प्लस क्यू से निकलकर कहां पे जा रही है, वो माइनस क्यू में एंड हो रही है। ओके, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये बता रहे कि दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को कभी टच नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि इससे समझाने से पहले आप समझिए कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एरो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे, तो अब मुझे कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए, ये थोड़ा एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मीनिंग क्या है कि प्लस क्यू से निकलकर कहां पे जा रही है, माइनस क्यू में जा रही है, प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू में जा रही है। लेकिन क्लोज लूप का मतलब ये नहीं है कि माइनस क्यू से निकलकर वापस प्लस क्यू में आ रही है, प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू में गई, लेकिन माइनस क्यू से निकलकर प्लस क्यू में वापस नहीं आएगी, वो एक क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेगी। जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में होता है वैसा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर लिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक और पॉइंट जो यहाँ पे एक छूट गया था वो था कि वो चार्ज फ्री रीजन में वो कंटिन्यूअसली जाती है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से लाइन निकलेगी, वो कंटिन्यूअसली जाएगी, वो ऐसे ब्रेक करके नहीं जाएगी, लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होगी, वो लाइन कैसी होगी, कंटिन्यूअसली होगी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा फिर भी आप।